हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ कैट जी। बच्चों, आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे रिएक्शन मैकेनिज्म। और रिएक्शन मैकेनिज्म में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कार्ब एनायन इंटरमीडिएट्स के बारे में। हमने पढ़ा कि जब भी कोई बॉन्ड फिजन होता है, ए और बी के बीच का बॉन्ड टूटता है, तो ऐसा हो सकता है कि एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों ले लें, ए और बी। ऐसा भी हो सकता है कि ए और बी के बीच जब बॉन्ड टूटे तो ए ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो और दोनों इलेक्ट्रॉन ए के पास चले जाए। तो अगर ऐसा हुआ कि दोनों इलेक्ट्रॉन्स ए के पास चला गया, सो दिस विल गिव ए माइनस एंड बी प्लस। ये जो ए माइनस है, इसमें अगर निगेटिव चार्ज हुआ कार्बन पे तो उसी को हम लोग कहेंगे कार्ब एनायन। कार्ब एनायन मीन्स कार्बन और उस पे निगेटिव चार्ज। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कार्ब एनायन के बारे में, उसकी स्टेबिलिटी के बारे में। तो देखा जाए स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनायन। कार्ब एनायन की स्टेबिलिटी को हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं थ्रू इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट, जो कि है AERH और I। ठीक है, अब सबसे पहले देखिए, क्या ऐसा हो सकता है कि बॉन्ड टूटने के बाद जो निगेटिव चार्ज आए उसके वजह से रिजल्टिंग कार्ब एनायन एरोमेटिक हो जाए? तो जवाब है हाँ। कुछ एग्जांपल के साथ आप देखिए, ये स्पीशीज को देखिए, यहां कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड था। अगर ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ क्या ये स्पीशीज एरोमेटिक है? जवाब है नहीं, ये स्पीशीज एरोमेटिक नहीं है, क्योंकि यहां कंप्लीट डिलोकलाइजेशन नहीं है। ठीक है, सो दिस इज नॉन एरोमेटिक स्पीशीज। लेकिन अगर मैं ये बॉन्ड तोड़ दूं, कार्बन हाइड्रोजन के बीच का ये बॉन्ड, इसका हेट्रोलिसिस अगर हो जाए तो रिजल्टिंग स्पीशीज, सो दिस इज कॉन्जुगेट एसिड एंड दिस इज कॉन्जुगेट बेस। कॉन्जुगेट एसिड में से मैंने क्या किया? H प्लस हटा लिया। ठीक है, H प्लस हटा लिया तो ये बन गया कॉन्जुगेट बेस। नाउ दिस कॉन्जुगेट बेस इज एरोमेटिक स्पीशीज विथ 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। 2 इलेक्ट्रॉन्स ये, 2 ये, 2 ये। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है कि हेट्रोलिसिस के बाद रिजल्टिंग स्पीशीज एरोमेटिक हो जाए। अगला बात डिस्कस किया जाए, क्या कभी इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन सकते हैं? इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के लिए जरूरी था कि सारे स्ट्रक्चर सिमिलर हों, साथ ही साथ निगेटिव चार्ज, ठीक है, ये आए किस पे? इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज पे। निगेटिव चार्ज इफ एनी मस्ट बी ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज। ठीक है, और ऐसा कभी नहीं होगा क्योंकि निगेटिव चार्ज कार्बन पे जा रहा है और कार्बन इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है। ठीक है, इसीलिए इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो नहीं मिलेगा मुझे। ठीक है, हाँ, रेजोनेंस ये मिल सकता है, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कार्ब एनायन मिलेगा मुझे। हाइपर कॉन्जुगेशन, अगेन हाइपर कॉन्जुगेशन ये भी अप्लाई नहीं होता है इन केस ऑफ कार्ब एनायन, तो इसको भी डिलीट कर दिया जाए। ठीक है, हाइपर कॉन्जुगेशन भी एप्लीकेबल नहीं होने जा रहा है। एंड लास्ट इज इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, अगर माइनस आई लगेगा क्योंकि निगेटिवली चार्ज स्पीशीज है, तो कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा और कोई भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप स्टेबिलिटी को घटाएगा। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो इसका इफेक्ट होगा कैसा? जिसका इफेक्ट होगा -M, -H या -I, ये स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा। ठीक है, कार्बन आयन की। और कोई भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो होगा जिसका इफेक्ट हो +M, +H या +I, ये स्टेबिलिटी को घटा रहा होगा। ठीक है, निगेटिवली चार्ज स्पीशीज है मेरे पास, कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप निगेटिव चार्ज की इंटेंसिटी को कम कर रहा होगा, इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच के, और कोई भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप निगेटिव चार्ज की इंटेंसिटी को बढ़ा रहा होगा। ठीक है, और ज्यादा अनस्टेबल बना रहा होगा, स्पीशीज को डिस्टेबलाइज कर रहा होगा। चलिए इनके एप्लीकेशन के साथ कुछ क्वेश्चंस को देखा जाए। सो क्वेश्चन इज कंपेयर द स्टेबिलिटी ऑफ, कुछ स्पीशीज यहां लिखी हैं।
1 2 3 4 और कुछ नेक्स्ट पेज पे भी हैं 5 एंड 6। आपको इसकी स्टेबिलिटी कंपेयर करना है। आप लोग बेसिक स्ट्रेंथ पढ़ के आए हो क्लास 11th में, ठीक है, आपने ये पहले पढ़ा हुआ है इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट में, तो ये कठिन क्वेश्चन नहीं है, आप खुद से ट्राई करिए, ठीक है। आपने अगर ट्राई कर लिया है तो वीडियो आगे प्ले करिए और हम आंसर डिस्कस करते हैं। तो ये देखिए, ये स्पीशीज जो है दिस इज एरोमेटिक विथ 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स के साथ ये एरोमेटिक है और इसीलिए इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा है, ठीक है। ये एरोमेटिक स्पीशीज है, इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा है। ये मुझे दिखेगा भी अगर मैं कॉन्जुगेट एसिड का पीके वैल्यू देखूं। इसका कॉन्जुगेट एसिड क्या होगा? इसका कॉन्जुगेट एसिड मुझे ऐसा दिखेगा, ठीक है, और ये कॉन्जुगेट एसिड का पीके वैल्यू है 15, ठीक है। तो इसका एक हाइड्रोकार्बन के लिए पीके वैल्यू एक्सेप्शनली हाई है, ठीक है। अगर आप एल्काइन को देखें तो पीके 25 के करीब होता है या 26 के करीब, उस हिसाब से पीके वैल्यू 15 यानी 10 टू द पावर 10 टाइम्स उससे भी ज्यादा, एल्काइन से भी ज्यादा, टर्मिनल एल्काइन से भी ज्यादा ये एसिडिक है। तो इसका एक्सेप्शनल पीके वैल्यू ऑफ 15 ये इंडिकेट करता है कि इसका कॉन्जुगेट बेस एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टेबल है और ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टेबिलिटी है ड्यू टू एरोमेटिसिटी, ठीक है। अगला देखा जाए, यहां निगेटिव चार्ज 3 बेंजीन रिंग के ऊपर डीलोकलाइज्ड है, 3 बेंजीन रिंग के ऊपर डीलोकलाइज्ड है और इसीलिए इसका कॉन्जुगेट एसिड पीएच थ्राइस CH, इसका पीके वैल्यू है 31.5, ठीक है। यहां दिस इज निगेटिव चार्ज डीलोकलाइज्ड ओवर 3 बेंजीन रिंग्स, ठीक है। नेक्स्ट स्पीशीज को देखिए, तो यहां निगेटिव चार्ज डीलोकलाइज्ड है 2 रिंग पे, so there is delocalization over 2 rings। तो यहां 2 रिंग पे डीलोकलाइजेशन है, ठीक है। कॉन्जुगेट एसिड का पीके वैल्यू भी आपको दिखाई देगा 31.5 से 33.5 हो गया, एसिडिक स्ट्रेंथ कमजोर हो गई उसकी कॉन्जुगेट एसिड की। नेक्स्ट देखा जाए, नेक्स्ट इज PHCH2 माइनस, यहां क्या है डीलोकलाइजेशन ओवर 1 रिंग। तो आपको दिखाई देगा कि यहां ये पहला केस एरोमेटिसिटी का है, जबकि 2 3 4 यहां तक कि ये 5 भी, ये सारे के सारे केसेस किसके हैं? रेजोनेंस के, ठीक है। लास्ट देखिए, ये है एलाइलिक कार्बन आयन, अगेन यहां भी रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन है, ठीक है। दिस इज ऑल्सो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। ये निगेटिव चार्ज रेजोनेंस से डीलोकलाइज्ड होगा इन 2 टर्मिनल कार्बन्स के ऊपर, ठीक है। अगेन पीके वैल्यू 43, पीके वैल्यू किसका है? कॉन्जुगेट एसिड का, ठीक है। एंड लास्ट, ठीक है, मीथेनाइड। तो मीथेनाइड को अगर देखा जाए, ठीक है, तो यहां कोई भी तरह का स्टेबलाइजेशन का आपको फैक्टर नहीं दिख रहा है और इसकी स्टेबिलिटी इन सब में सबसे कम, और आपको ये कॉन्जुगेट एसिड के पीके वैल्यू में भी दिखेगा। तो ये सबसे कमजोर कॉन्जुगेट एसिड होगा कौन? मीथेन, ठीक है। तो जितने स्पीशीज दिए थे उन सभी के कॉन्जुगेट एसिड में सबसे कमजोर कॉन्जुगेट एसिड है मीथेन का, पीके वैल्यू 48, और इसीलिए जो आपका मीथेनाइड है ये सबसे कम स्टेबल है। तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर देखा जाए तो इट विल बी 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। ये क्वेश्चन समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, अगेन मुझे कंपेयर करना है स्टेबिलिटी ऑफ द कार्ब एनायन, ठीक है। यहां पे देखा जाए तो यहां जो भी कार्बन आयन मुझे दिया हुआ है
उन सबके पास आप देखेंगे कि पहले कोई भी मिथाइल ग्रुप नहीं, यहाँ एक मिथाइल ग्रुप है, यहाँ दो मिथाइल ग्रुप हैं और यहाँ तो तीन तीन मिथाइल ग्रुप है। CH3 का प्लस आई इफेक्ट होता है और प्लस आई के चलते निगेटिव चार्ज की इंटेंसिटी को ये बढ़ाएगा कार्बन आयन में, कार्बन आयन अनस्टेबल होता जाएगा। ठीक है, कार्बन आयन अनस्टेबल होता जाएगा तो आपको स्टेबिलिटी का ऑर्डर सिंपली ये दिखाई देगा, एंड रीजन इज प्लस आई इफेक्ट ऑफ एल्किल ग्रुप या CH3। मिथाइल ग्रुप के प्लस आई इफेक्ट की वजह से कार्बन आयन मेरा अनस्टेबल होता जा रहा है। पीके वैल्यू में भी आपको ये बात दिखाई देगी 48 से लेके ये 53 तक। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखिए यहां निगेटिव चार्ज जो है ये एक sp कार्बन पे है, यहां भी निगेटिव चार्ज, ठीक है, ये आ गया आपके sp कार्बन पे, यहां निगेटिव चार्ज आपको दिखाई देगा sp2 कार्बन पे, यहां भी निगेटिव चार्ज sp2 कार्बन पे, और यहां निगेटिव चार्ज है sp3 कार्बन पे। ठीक है, अगेन sp जो कार्बन है मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव कार्बन है, उस पे निगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होगा देन sp2 कार्बन, और सबसे कम स्टेबल होगा sp3 कार्बन पे। ठीक है, अगर आप pH माइनस को देखें, अगर निगेटिव चार्ज यहां है तो ये जो ग्रुप्स हैं ये -I एक्सर्ट करके इसको स्टेबल करेंगे निगेटिव चार्ज को। ध्यान रखिएगा ये निगेटिव चार्ज रेजोनेंस में, ठीक है, पार्टिसिपेट नहीं करेगा, रेजोनेंस से डीलोकलाइज नहीं होगा ये। ठीक है, इसकी वजह हम लोग पढ़ चुके हैं pH डॉट और pH प्लस में भी। ठीक है, क्योंकि जिस ऑर्बिटल में ये इलेक्ट्रॉन है वो ऑर्बिटल जो है वो परपेंडिकुलर है बाकी सब बेंजीन रिंग के p ऑर्बिटल के साथ। तो ये चर्चा हम लोग pH डॉट pH प्लस में कर चुके हैं, होपफुली आपको याद होगा। ठीक है, और इसीलिए हमको ऑर्डर क्या दिखाई देगा, अगेन sp कार्बन, दिस टू आर sp2 एंड दिस इज sp3। कॉन्जुगेट एसिड के pK में भी मुझे यही बात समझ में आएगी। टर्मिनल एल्काइन का pK वैल्यू, इसका कॉन्जुगेट एसिड HC ट्रिपल बॉन्ड CH, कॉन्जुगेट एसिड का pK वैल्यू है 24 या 25 जो भी आपको याद हो। ठीक है, इसका कॉन्जुगेट एसिड है बेंजीन, ठीक है, C6H6, इसका कॉन्जुगेट एसिड है इथीन CH2 डबल बॉन्ड CH2 एंड दिस इज इथेन CH3 डबल CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। pK वैल्यू, ठीक है, बेंजीन 43, ठीक है, आपका जो इथीन है 50 एंड इथेन ये 50 से ज्यादा होगा। ठीक है, सो वैल्यू रिटर्न इज 50.5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन 3 आपको दिखाई देगा यहां जो भी कार्बन आयन है ये सारे के सारे एलाइलिक हैं। ठीक है, एलाइलिक कैसे, जो निगेटिव चार्ज है वो रेजोनेंस में आपको डीलोकलाइज दिखेगा। ठीक है, दोनों sp2 कार्बन और उसके साथ जुड़ा हुआ ये कार्बन अल्फा कार्बन कहलाता है। तो अल्फा कार्बन पे अगर आपका वैलेंसी खाली है तो उसी को एलाइलिक पोजीशन कहा जाता है। ठीक है, और वही यहाँ निगेटिव चार्ज है तो आपको दिखाई देगा ये सारे के सारे एलाइलिक हैं, सभी में निगेटिव चार्ज जो है वो रेजोनेंस से डीलोकलाइज्ड है। अब स्टेबिलिटी कैसे देखा जाए, ठीक है, तो ये वाला कार्बन को देखिए, ये 1 डिग्री एलाइलिक है, ये 2 डिग्री एलाइलिक है और ये 3 डिग्री एलाइलिक है। सिंपली यहां इस CH3 का और ये पूरा एल्किल ग्रुप का प्लस आई इफेक्ट इसको अनस्टेबल बना रहा होगा, यहां ये पूरा एल्किल ग्रुप का प्लस आई इसको अनस्टेबल बना रहा होगा। तो ऑर्डर क्या होगा, 1 डिग्री एलाइलिक मोर स्टेबल देन 2 डिग्री एलाइलिक मोर स्टेबल देन 3 डिग्री एलाइलिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, pH CH2 माइनस एंड pH माइनस। pH माइनस के बारे में अगर हम बात करें तो हमने देखा था कि यहाँ निगेटिव चार्ज रेजोनेंस में डीलोकलाइज्ड नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि ये जो ऑर्बिटल जिसमें निगेटिव चार्ज है ये
ठीक है, ये निगेटिव चार्ज के साथ ये जो ऑर्बिटल है निगेटिव चार्ज वाला, ठीक है, ये परपेंडिकुलर है बाकी पी ऑर्बिटल्स के, ठीक है। तो ये जो पी ऑर्बिटल्स जो बेंजीन रिंग में पार्टिसिपेट कर रही हैं, अगर उनका लोब जो है वो ऐसा है, ठीक है, ये आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं पी ऑर्बिटल्स, तो ये उनके परपेंडिकुलर है, ठीक है। अगर ये ब्लैक बोर्ड का प्लेन है तो ये पी ऑर्बिटल जो है ये लोब आपकी तरफ आ रहे हैं और ये लोब आपसे दूर जा रहे होंगे, ठीक है। तो उसके ये परपेंडिकुलर है, तो पीएच माइनस में किसी भी तरह का रेजोनेंस डीलोकलाइजेशन नहीं है, जबकि यहां देखिए यहां पे निगेटिव चार्ज जो है वो रेजोनेंस से डीलोकलाइज्ड है ओवर द रिंग। ये निगेटिव चार्ज डीलोकलाइज्ड होके यहां पहुंच सकता है, ठीक है, और यहां पहुंचने के बाद अगर हम आगे डीलोकलाइजेशन दिखाएं तो यहां पहुंच सकता है, यहां पहुंच सकता है। तो निगेटिव चार्ज विल बी डेल्टा माइनस हियर और डेल्टा माइनस एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस, ठीक है। तो निगेटिव चार्ज कहां कहां जाएगा? निगेटिव चार्ज इस कार्बन पे, इस ऑर्थो पोजीशन पे और इस पैरा पोजीशन पे डीलोकलाइज्ड होगा, ठीक है। और इसीलिए स्टेबिलिटी आपको दिखाई देगी ये, ठीक है। पीके वैल्यू के टर्म्स में अगर बात करें तो इसका पीके वैल्यू होगा 43 एंड दिस विल हैव पीके वैल्यू 41। ये पीके वैल्यू कॉन्जुगेट एसिड का है, कॉन्जुगेट एसिड यानी CH3PH और इसका बेंजीन रिंग PHH, ठीक है। तो ये कॉन्जुगेट एसिड का ये पीके वैल्यू है 41 और 43। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने देखा यहां कॉमन क्या है, सो दिस पार्ट इज कॉमन, ठीक है, ये इतना हिस्सा कॉमन है। डिफरेंट क्या है? डिफरेंट है ये सब्स्टिट्यूएंट्स। अगर सब्स्टिट्यूएंट्स जो हैं ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स होंगे तो ये स्टेबिलिटी को बढ़ाएंगे, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स होंगे तो ये कार्बन आयन की स्टेबिलिटी को कम करेंगे। निगेटिवली चार्ज स्पीशीज है मेरे पास जो भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएगा, क्योंकि यहां अनस्टेबिलिटी का कारण ही निगेटिव चार्ज है। तो जो भी इलेक्ट्रॉन क्लाउड डेंसिटी को यहां बढ़ा दे वो अनस्टेबल बना रहा होगा, जबकि जो भी इलेक्ट्रॉन क्लाउड डेंसिटी को अपने ऊपर ले ले सब्स्टिट्यूएंट वो यहां पे, ठीक है, चार्ज की इंटेंसिटी को डिमिनिश करेगा, स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा। देखा जाए सब्स्टिट्यूएंट कौन कौन है। नाइट्रो, इसका इफेक्ट कैसा होता है? स्ट्रॉन्ग -M एंड स्ट्रॉन्ग -I। CHO अगेन -M एंड -I, लेकिन NO2 के कंपैरिजन में ये -M छोटा होता है, इसको जानबूझ के छोटा लिख दें, और -I ये भी छोटा है, ये -M बड़ा है, इसको बड़ा लिखते हैं, ठीक है। -I में भी यही हाल है, इस -I को मैं जानबूझ के छोटा लिख देता हूं, ठीक है। अगला है फ्लोरीन। कोई भी हेलोजन का नेट इफेक्ट जो है वो हमेशा होता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग थ्रू -I। तो -I डोमिनेट करता है उसके +M पे, ठीक है, या -M पे जो भी हो, तो दिस विल हैव -I इफेक्ट, ठीक है। CH3 पैरा पोजीशन पे है, यानी +H और +I दोनों लगेगा। +I विल बी वीक क्योंकि ये पैरा पोजीशन पे है, यहाँ पे भी पैरा है, इसको वीक लिख दूं, इसको भी मैं वीक लिख दूं। वीक क्यों? ऑर्थो से लगता तो स्ट्रॉन्ग, मेटा से मॉडरेट और पैरा से वीक, ठीक है। अब जो इफेक्ट कमजोर है उसको मैं नेग्लेक्ट कर दूं, तो यहां -I को नेग्लेक्ट कर देंगे, -I को, यहां +M को और यहां +I को, ठीक है। जो भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा वो स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होने जा रहा है? यहाँ NO2 क्योंकि उसका -M सबसे स्ट्रॉन्ग है, फिर CHO वाला, देन फ्लोरीन क्योंकि ये अभी भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, और ये वाला तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो गया। सो दिस इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ये सबसे खराब। ये तीन के तीनों क्या हैं? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स लगे हैं, तो ये स्टेबिलिटी को बढ़ाएंगे, ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप स्टेबिलिटी को कम करेगा। दिस विल बी द ऑर्डर। अगला क्वेश्चन देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए बिल्कुल पुराने क्वेश्चन जैसा ही है, सो ये हिस्सा कॉमन है एंड लेट अस कॉल दिस एज रेफरेंस, ठीक है। ये हिस्सा सब में कॉमन है,
ठीक है, अपने सब्स्टिट्यूएंट्स को मार्क कर दिया जाए। यहां पैरा पोजीशन पे लगा है CH3, पैरा पोजीशन से इसका प्लस H भी लगेगा और प्लस I भी लगेगा। ठीक है, CH3, CD3, CT3 इन सब में प्लस H और प्लस I इफेक्ट लगेगा। मजबूत इफेक्ट कौन है? प्लस H, तो प्लस I को नेग्लेक्ट कर दिया जाए। और प्लस H का अगर हम सीरीज देखें तो प्लस H के सीरीज में सबसे ज्यादा प्लस H होता है CH3, देन CD3 एंड देन CT3। और इसीलिए स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होने जा रहा है कि CT3 की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप वो जिनका प्लस H इफेक्ट होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप तो स्टेबिलिटी को कम करते हैं। तो CH3 जिसका प्लस H सबसे ज्यादा है उसका स्टेबिलिटी सबसे कम। और सबसे अच्छा क्या होता है, कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा ही नहीं होता तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है? रेफरेंस केस। ठीक है, ये बात समझ में आया? कोई भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप स्टेबिलिटी को कम करेगा। जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होगा उतना ज्यादा अनस्टेबल बनाएगा। जिसका सबसे ज्यादा प्लस H उसका सबसे कम स्टेबिलिटी। सबसे ज्यादा प्लस H किसका है? CH3 का। इसीलिए सबसे कम स्टेबिलिटी किसका है? जिसपे CH3 सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है। ठीक है, अगेन अगला क्वेश्चन भी आपको वैसा ही दिख रहा है, बस अंतर क्या है कि इस बार मेटा पोजीशन पे लगा हुआ है। और आपको पता है कि मेटा पोजीशन से प्लस H या प्लस M नहीं लगता है, तो ये इफेक्ट मेटा से नहीं लगता है। क्या लग सकता है? सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट प्लस I या माइनस I। अगेन यहाँ CH3, CD3 और CT3 का कैसा इफेक्ट होता है? प्लस I इफेक्ट। ठीक है, तो प्लस I इफेक्ट की बात कर ली जाए। ठीक है, जिसका जितना ज्यादा प्लस I वो उतना ही ज्यादा, ठीक है, आपको यहाँ खराब दिखेगा। तो सबसे अच्छा क्या होगा कि कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा ही ना हो, यानी सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होने जा रहा है? ये रेफरेंस केस। ठीक है, ये सबसे ज्यादा स्टेबल होने जा रहा है। उसके बाद कौन स्टेबल होने जा रहा है? जिसमें प्लस I जो है वो कम हो। और अगर मैं प्लस I सीरीज की बात करूं तो प्लस I सीरीज होता है CT3 मोर देन CD3 मोर देन CH3। ठीक है, तो यहां सबसे ज्यादा आपको स्टेबल कौन दिखेगा? सबसे ज्यादा स्टेबल तो आपका रेफरेंस केस है, देन CH3 जब लगा हो मेटा पे, फिर जब CD3 लगा हो, और सबसे कम जब CT3 लगा हो। CT3 का प्लस I सबसे ज्यादा, क्योंकि CT3 का प्लस I सबसे ज्यादा, इसीलिए स्टेबिलिटी सबसे कम। जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग उतना ज्यादा अनस्टेबल करेगा वो कार्ब एनायन को, निगेटिवली चार्ज स्पीशीज को। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुझे इन कार्ब एनायंस का स्टेबिलिटी कंपेयर करना है। ठीक है, इसको आप ट्राई कर लीजिए, हम आंसर डिस्कस करते हैं। ठीक है, जब आप खुद ट्राई करके फिर आंसर देखिएगा तो आपका जो लर्निंग है वो ज्यादा अच्छा होगा। लेट अस स्टार्ट विद द आंसर। तो सबसे पहले इसको देखिए, CCl3 माइनस, यहाँ जो कार्बन पे निगेटिव चार्ज है वो ये बगल के क्लोरीन के पास वैकेंट d ऑर्बिटल है, और वैकेंट d ऑर्बिटल के चलते यहां आपको दिखाई देगा p पाई d पाई बैक बॉन्डिंग। ठीक है, ये कार्बन का निगेटिव चार्ज इस क्लोरीन के वैकेंट d ऑर्बिटल में जाएगा एंड यू विल हैव ए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ये क्लोरीन पे निगेटिव चला गया। ठीक है, 3 क्लोरीन है, यानी तीनों पे निगेटिव जा सकता है, इस क्लोरीन पे भी, इस पे भी और इस पे भी। सो दिस इज स्टेबलाइज्ड बाय p पाई d पाई बैक बॉन्डिंग। ठीक है, और आपको पता है कि बैक बॉन्डिंग एक मजबूत रेजोनेंस होता है। यही वजह है कि जो इसका कॉन्जुगेट एसिड है क्लोरोफॉर्म HCCl3, इसका pK वैल्यू होता है 15.5 या 15.7। ठीक है, 15.7 वाटर का अगर आपको याद है तो 15.5 याद रखिए। ठीक है, मिथेनॉल के बराबर। तो इसका pK वैल्यू अच्छा खासा है। ठीक है, नेक्स्ट इज pH थ्राइस C माइनस। ठीक है, यहां डीलोकलाइजेशन है ओवर 3 रिंग्स, सो दिस हैज डीलोकलाइजेशन ओवर
3 रिंग, लेकिन 1 का स्टेबिलिटी 2 से ज्यादा है। इसका पीके वैल्यू आपको दिखाई देगा, पीके इज अप्रोक्सीमेटली 31। अगला स्पीशीज देखा जाए, यहाँ ये NO2 ग्रुप जो है वो कॉन्जुगेशन में तो नहीं है इस निगेटिव चार्ज के साथ, यानी इसका सिर्फ -I इफेक्ट लग सकता है। इसका -M यहाँ नहीं लिख पाएगा, -M लगाने के लिए कॉन्जुगेशन में होना जरूरी है। सिमिलरली यहाँ जो फ्लोरीन है इसका भी -I लगेगा, और NO2 का -I स्ट्रॉन्गर होता है फ्लोरीन के -I इफेक्ट से, और इसीलिए ऑर्डर होगा 3 मोर देन 4। अगेन 2 और 3 के बीच भी ऑर्डर होगा 2 मोर देन 3। ऐसा क्यों? क्योंकि आप देखिए 1 और 2 जो हैं ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड हैं, जबकि 3 और 4 जो हैं ये लोग स्टेबलाइज्ड हैं थ्रू -I या इंडक्टिव इफेक्ट। तो इंडक्टिव इफेक्ट का जो स्टेबलाइजेशन है वो कमजोर स्टेबलाइजेशन इन कंपैरिजन टू स्टेबलाइजेशन बाय रेजोनेंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखिए यहां निगेटिव चार्ज जो है वो डीलोकलाइज्ड है तीनों CHO ग्रुप पे। ठीक है, यहां निगेटिव चार्ज डी जो है आपका डीलोकलाइजेशन दिखाई देगा सिर्फ 2 तरफ। ठीक है, क्योंकि यहां 2 CHO ग्रुप हैं, यहां 3 CHO ग्रुप हैं, और यहां तो सिर्फ 1 CHO ग्रुप है। तो इसको अगर मैं R, ठीक है, इसको लिखूं रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, ठीक है, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड या R, तो इसको मैं लिखूंगा क्योंकि ये दोनों तरफ रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, R प्लस R स्टेबलाइज्ड, एंड दिस विल बी R प्लस R स्टेबलाइज्ड। सिंपली मैं ये बताना चाह रहा हूं कि ये निगेटिव चार्ज तीनों तरफ जो CHO लगे हैं उस पे डीलोकलाइज्ड है। ठीक है, बड़े डोमेन पे डीलोकलाइज्ड है। जितने बड़े डोमेन पे आपका इलेक्ट्रॉन क्लाउड डीलोकलाइज्ड होगा उतना ज्यादा स्टेबिलिटी आएगा। सो दिस शुड बी कॉल्ड एज केस ऑफ ये रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन, तो इसको कहेंगे एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन, एंड दिस विल बी कॉल्ड एज मोर एक्सटेंसिव, ठीक है, रेजोनेंस या मोर एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन। तो ये है रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन R, ये है एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन R प्लस R, एंड दिस इज इवन मोर एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन R प्लस R। ठीक है, तो तीनों तरफ रेजोनेंस डीलोकलाइजेशन, 2 तरफ रेजोनेंस डीलोकलाइजेशन, और यहां सिर्फ 1 CHO पे डीलोकलाइजेशन आपको देखने को मिलेगा। अगला, नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट लीविंग ग्रुप एंड लीविंग ग्रुप एबिलिटी। सबसे पहले जाना जाए लीविंग ग्रुप होता क्या है। जब भी कोई हेट्रोलिसिस होगा, ठीक है, तो बॉन्ड टूटेगा और कोई ना कोई स्पीशीज जो कि ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होगा वो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के साथ चला जाएगा। ठीक है, अब लिविंग ग्रुप किसे कहते हैं? तो लिविंग ग्रुप इज दैट मॉलिक्यूलर फ्रैगमेंट दैट डिपार्ट्स विथ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए हेट्रोलिसिस। ठीक है, अब हम नॉर्मली यहाँ पे जब लिविंग ग्रुप की बात करेंगे तो हम इंटरेस्टेड होंगे बॉन्ड ऐसा जो कार्बन और लिविंग ग्रुप के बीच में है। तो कार्बन और लिविंग ग्रुप के बीच में बॉन्ड है और इस बॉन्ड का हेट्रोलिसिस होना है और लिविंग ग्रुप इस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के साथ बाहर निकल जाएगा। अगर लिविंग ग्रुप पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के साथ बाहर निकल गया तो लिविंग ग्रुप पे चार्ज कैसा दिखाई देगा? माइनस, और कार्बन पे कैसा चार्ज दिखाई देगा? प्लस। ठीक है, अगेन ये कार्बोकेटायन बन गया और इसलिए ये sp2 हाइब्रिडाइज हो जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में है। खैर ये जरूरी नहीं है कि लिविंग ग्रुप जब निकले तो sp2 हाइब्रिडाइज कार्बोकेटायन ही आपको मिले। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि न्यूक्लियोफाइल का अटैक हो रहा होगा और तब लिविंग ग्रुप बाहर निकल रहा होगा। ठीक है, तो लिविंग ग्रुप यहां आ जाएगा, कार्बोकेटायन नहीं बनेगा उस केस में। ठीक है, दिस कार्बन विल रिमेन sp3 हाइब्रिडाइज। ठीक है, तो ये SN1 और SN2 की मैंने बात कर ली, ये अभी आपको जानना जरूरी नहीं है। ठीक है, आपको बस ये समझना है कि लिविंग ग्रुप क्या है। लिविंग ग्रुप वो मॉलिक्यूलर फ्रैगमेंट है जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के साथ बाहर जा रहा है इन ए हेट्रोलिसिस। हेट्रोलिसिस यानी
होमोलिसिस आप जानते हैं, जब बॉन्ड टूटे और दोनों को एक एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए, फ्री रेडिकल बनाना है। तो हमें यहाँ फ्री रेडिकल नहीं बनाना है, हमें यहाँ क्या करना है, हेट्रोलिसिस। हेट्रोलिसिस में लिविंग ग्रुप वो हिस्सा है जो कि एनायनिक पार्ट की तरह बाहर निकल रहा है। ठीक है, अब बात की जाए लिविंग ग्रुप एबिलिटी की, तो हम लोग जानेंगे कि वीकेस्ट बेस इज द बेस्ट लिविंग ग्रुप। ठीक है, Lg माइनस क्या है, ये एक बेस है। ठीक है, और जितना ये वीक होगा बेस उतना ही बढ़िया Lg माइनस लिविंग ग्रुप होगा। अगर अपोजिट होता है, Lg माइनस स्ट्रॉन्ग बेस हो गया, ठीक है, तो वो पुअर लिविंग ग्रुप हो जाएगा। तो ये बात फिर से समझा जाए, अगर Lg माइनस जो है, लिविंग ग्रुप कैसे निकलता है, हमेशा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के साथ यानी Lg माइनस। तो अगर Lg माइनस बाहर निकल रहा है और ये वीक बेस है तो बढ़िया लिविंग ग्रुप है। ठीक है, ऐसा क्यों, यहां देखिए आप, अगर Lg माइनस वीक बेस है तो ये वापस से अटैक नहीं करने जा रहा है, इसको बैकवर्ड नहीं ले जाएगा। लेकिन अगर Lg माइनस स्ट्रांग होगा, स्ट्रांग बेस, तो Lg माइनस वापस से इधर अटैक कर सकता है। ठीक है, और यही वजह है कि रिएक्शन बैकवर्ड भाग जाएगा। या ऐसा भी हो सकता है Lg माइनस इतना स्ट्रांग बेस है कि वो बाहर निकलने को तैयार ही नहीं है, आप कुछ भी कर लो। ठीक है, तो अगर Lg माइनस स्ट्रांग बेस है तो वो खराब लिविंग ग्रुप होगा, अगर वो स्ट्रॉन्गेस्ट बेस है तो वर्स्ट लिविंग ग्रुप होने जा रहा है। अगर हम बेसिक स्ट्रेंथ से रिलेट कर रहे हैं, ठीक है, लिविंग ग्रुप एबिलिटी को, यानी अगर हम बेसिक स्ट्रेंथ की बात करें Lg माइनस के बेसिक स्ट्रेंथ की, यानी हम रिलेट कर सकते हैं HLg। HLg क्या है, Lg माइनस का कॉन्जुगेट एसिड, कॉन्जुगेट एसिड के एसिडिक स्ट्रेंथ के साथ भी। ठीक है, आपको क्या चाहिए, बेसिक स्ट्रेंथ कैसी हो, बेसिक स्ट्रेंथ जो है वो कमजोर हो। बेसिक स्ट्रेंथ अगर कमजोर, कॉन्जुगेट बेस Lg माइनस की, तो कॉन्जुगेट एसिड HLg का एसिडिक स्ट्रेंथ कैसा होना चाहिए, ज्यादा। ठीक है, यानी कि हम कंपेयर करेंगे एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एसिड Lg माइनस का कॉन्जुगेट एसिड जो कि होगा HLg। ठीक है, कॉन्जुगेट बेस को कॉन्जुगेट एसिड में बदलने का क्या तरीका होगा कि हम उसको एक प्रोटॉन दे दें। कॉन्जुगेट एसिड से कॉन्जुगेट बेस कैसे जाते हैं, उससे एक प्रोटॉन ले लेते हैं, H+ ले लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास Lg माइनस कॉन्जुगेट बेस था, उसको हमने प्रोटॉन दे दिया और कॉन्जुगेट एसिड बना दिया HLg। अब हम क्या कह रहे हैं, हमको अगर बेसिक स्ट्रेंथ कंपेयर करना है Lg माइनस का, तो हम कंपेयर कर सकते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एसिड HLg, और ये कहेंगे कि कॉन्जुगेट एसिड जितना मजबूत उतना ज्यादा, ठीक है, आपका कॉन्जुगेट बेस का स्ट्रेंथ कमजोर और उतना अच्छा वो लिविंग ग्रुप। ठीक है, तो लिविंग ग्रुप एबिलिटी ज्यादा होगी, यानी अगर आपका Lg माइनस का बेस स्ट्रेंथ कम हो तब, या कॉन्जुगेट एसिड HLg का एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा हो तब। ठीक है, कई बार क्या होता है कि हमें पीके वैल्यू याद हो गई रहती है बार बार क्वेश्चन सॉल्व करके, ठीक है, HLg का, और हमको ऐसे निकालना ज्यादा आसान पड़ता है। पीके वैल्यू याद है तो हम सबसे तेज हैं, सबसे तेज मेरा ही आंसर आएगा। ठीक है, नहीं याद है आपको तो आप कॉन्जुगेट बेस का स्टेबिलिटी निकाल ही सकते हो, निगेटिवली चार्ज स्पीशीज का इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ठीक है, बेसिक स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बेसिक स्ट्रेंथ को कम करेगा, आप यहां से निकाल सकते हैं। ठीक है, और अगर आपने बेसिक स्ट्रेंथ निकाल लिया तो आपने लिविंग ग्रुप एबिलिटी भी डिटरमाइन कर लिया। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस देखा जाए। सो क्वेश्चन इज कंपेयर लिविंग ग्रुप एबिलिटी ऑफ, कुछ स्पीशीज मुझे दिए हुए हैं, मुझे इनका, ठीक है, लिविंग ग्रुप एबिलिटी देखना है। तो सबसे पहला तरीका है मेथड 1। मेथड 1 इज, ठीक है, हम बेस का स्ट्रेंथ बताएं। बेस का स्ट्रेंथ कैसे बताएंगे, सबसे पहले हम देखेंगे साइज को,
ठीक है। और अगर साइज सेम है तो हम बात करेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड डेंसिटी, ठीक है, जितनी आपको कम मिले उतना ज्यादा निगेटिव चार्ज की इंटेंसिटी कम मिले उतना ज्यादा स्टेबल। इसीलिए सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होने जा रहा है, आई माइनस, क्योंकि सबसे बड़ा साइज, बी आर माइनस, सी एल माइनस और फिर एफ माइनस, ठीक है। यहां तक आपने किसकी बात कर ली, आपने बात कर ली साइज की। अब हम सेकेंड पीरियड में आ गए हैं, एफ माइनस, ओ एच माइनस, NH2 माइनस और CH3 माइनस में। क्योंकि अब साइज बराबर है इसलिए हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की। जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट उतना ज्यादा उस पर निगेटिव चार्ज स्टेबल। तो यहां बात कर ली जाए इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की और ये ऑर्डर लिख दिया जाए। ये है मेथड 1। मेथड 2, मेथड 2 से सभी का आप कॉन्जुगेट एसिड लिख दीजिए, ठीक है। तो आप कॉन्जुगेट एसिड लिख लीजिए। कॉन्जुगेट एसिड हो जाएगा CH4, ठीक है, NH3, H2O, HF, HCl, HBr एंड HI। अब देखिए जितना ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ उतना, जितना ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ किसका, कॉन्जुगेट एसिड का, जितना ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ कॉन्जुगेट एसिड का उतना बढ़िया लीविंग ग्रुप, ठीक है। कॉन्जुगेट एसिड लिख लिया मैंने, ठीक है। और अब मैं पीके वैल्यू लिख दूं, पीके वैल्यू ऑफ कॉन्जुगेट एसिड। सो सबसे पहले शुरू किया जाए HI से। दिस इज -10, -9, -7, 3.2, 15.7, this is approximately 38 and this will be 50 to 60। 48 होता है CH4 का, लेकिन इन जनरल एल्केन 50 to 60 लिखते हैं। हमने यहाँ 50 लिख लिया, ठीक है। अप्रॉक्स वैल्यू लिखनी है। अब पीके वैल्यू देखा जाए, जो सबसे मजबूत कॉन्जुगेट एसिड, ठीक है, उसका कॉन्जुगेट बेस सबसे कमजोर और सबसे बढ़िया लिविंग ग्रुप। सो ऑर्डर विल बी अगेन एसिडिक स्ट्रेंथ का ये ऑर्डर है, जो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर वही ऑर्डर कॉन्जुगेट बेस के लिविंग ग्रुप एबिलिटी का, ठीक है। क्योंकि कॉन्जुगेट एसिड अगर मजबूत, अगर ये स्ट्रॉन्ग है, ये स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट एसिड है, तो ये क्या है, दिस इज वीक कॉन्जुगेट बेस। और वीक कॉन्जुगेट बेस है यानी ये क्या हो जाएगा, गुड लिविंग ग्रुप। स्ट्रॉन्ग नहीं लिखा जाए, लिखा जाए गुड लिविंग ग्रुप। तो लिविंग ग्रुप कैसा हो जाएगा, अच्छा, ठीक है। ये क्वेश्चन समझ में आया आपको। आगे इसी में चर्चा की जाए तो हम लोग कुछ एक्सीलेंट लिविंग ग्रुप्स की बात कर ली जाए। वो लिविंग ग्रुप जो सबसे बढ़िया लिविंग ग्रुप है। सबसे बढ़िया लिविंग ग्रुप है N2, नाइट्रोजन इज द बेस्ट लिविंग ग्रुप, ठीक है। अगला लिविंग ग्रुप अच्छा कौन है, ट्रिफ्लेट, ठीक है, ट्रिफ्लेट। और इसको लिखते हैं TFO माइनस की तरह भी, ठीक है। अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखें तो ये स्ट्रक्चर है। और कौन बढ़िया है, टोसाइलेट और मिसाइलेट। तो ये सारे बढ़िया लिविंग ग्रुप हैं। बढ़िया लिविंग ग्रुप क्यों है, वाई दे आर एक्सीलेंट लिविंग ग्रुप। जरूर इनका कॉन्जुगेट एसिड जो होगा, कॉन्जुगेट एसिड ये स्ट्रॉन्ग होगा, स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट एसिड होगा। इसी वजह से कॉन्जुगेट बेस क्या होगा, वीक। और कॉन्जुगेट बेस वीक है, इसीलिए लिविंग ग्रुप एबिलिटी कैसी है, बढ़िया है। ये बात समझ में आया। तो दे आर एक्सीलेंट लिविंग ग्रुप बिकॉज कॉन्जुगेट बेस इज वीक एंड कॉन्जुगेट बेस इज वीक बिकॉज कॉन्जुगेट एसिड इज स्ट्रॉन्ग। अब इनके करस्पॉन्डिंग इनका कॉन्जुगेट एसिड देख लिया जाए, ठीक है। तो टोसाइलेट के करस्पॉन्डिंग आपको कॉन्जुगेट एसिड क्या दिखाई देगा, ट्रिफ्लिक एसिड विथ पीके -14। इसका पीके वैल्यू -14 क्यों है, तो आप स्ट्रक्चर को देखिए। सबसे पहले ये एक सल्फोनिक एसिड है। सल्फोनिक एसिड में भी CF3 लगा है जो कि स्ट्रॉन्ग -I इफेक्ट लगाएगा, ठीक है। और आपको दिखाई देगा ट्रिफ्लिक एसिड का पीके वैल्यू -14 है। ये ऑलमोस्ट सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट आपको दिखाई देगा, ये स्ट्रॉन्गेस्ट ऑर्गेनिक एसिड है, ठीक है। पीके वैल्यू -14। टोसाइलिक एसिड अगेन पीके वैल्यू -2.8। मिथेन सल्फोनिक एसिड पीके वैल्यू -1.9। आपको दिखेगा ये सारी पीके वैल्यूज माइनस में है, यानी कॉन्जुगेट एसिड स्ट्रॉन्ग है, यानी कि कॉन्जुगेट बेस वीक है
और लिविंग ग्रुप इसीलिए एक्सीलेंट लिविंग ग्रुप में ये है। ठीक है, तो ये बात हो गई आपकी ट्रिप्लेट, टोसाइलेट और मिसाइलेट की। ये नाम याद रखिएगा। कुछ और नाम जो बिल्कुल इन्हीं के तरह है, जैसे नोजाइलेट और ब्रोसाइलेट। अगेन अंतर क्या है, यहाँ NO2 लगा है, यहाँ ब्रोमीन लगा है। बिल्कुल आपको ये ट्रिफ्लिक एसिड जैसा ही दिखाई देगा, बिल्कुल आपको ये टोसाइलिक एसिड जैसा ही दिखाई देगा। तो टोसाइलिक एसिड में आपको यहाँ CH3 दिखता था, ठीक है, नोजाइलेट में यहाँ NO2 है और ब्रोसाइलेट में यहाँ ब्रोमीन लगा हुआ है। तो ये बात हो गई कुछ एक्सीलेंट लिविंग ग्रुप्स की। ये नाम ध्यान रखिएगा, इनका सिंबल भी ध्यान रखिएगा क्योंकि एग्जाम में ये एज इट इज आता है। ठीक है, और जो दिया है इसमें से सबसे कॉमन ये टोसाइलिक एसिड का कॉन्जुगेट है टोसाइलेट। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये जरूर से याद रखिएगा। सबसे ज्यादा यही आपको दिखाई देगा एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस में। आगे बात किया जाए, हमने चर्चा की थी कि लिविंग ग्रुप वीक बेस होना चाहिए। लिविंग ग्रुप वीक बेस कब होगा, जब कॉन्जुगेट एसिड स्ट्रांग होगा। ठीक है, इसी चर्चा को आगे बढ़ाया जाए, देखा जाए। लिविंग ग्रुप हम बात कर रहे हैं I-, Br-, Cl-, HSO3-। ठीक है, दिस इज अगेन टोसाइलेट और वाटर। इन लोगों की अभी हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो ये लिविंग ग्रुप है। अगर ये लिविंग ग्रुप है तो इसका कॉन्जुगेट एसिड क्या होगा, तो कॉन्जुगेट एसिड विल बी HLG। यानी बेसिकली अगर ये Lg- है, लिविंग ग्रुप क्या है Lg-, तो हमने क्या किया, इसको H+ दे दिया। यही अगर मेरा कॉन्जुगेट बेस है तो कॉन्जुगेट बेस प्लस H+ इज कॉन्जुगेट एसिड। तो Lg- कॉन्जुगेट बेस में H+ मैंने जोड़ दिया। ठीक है, ये कॉन्जुगेट एसिड बन गया। I- से आपको कॉन्जुगेट एसिड क्या मिलेगा, HI, Br- से HBr, Cl- से HCl, HSO3- से H2SO4। ठीक है, टोसाइलेट से यू विल गेट ट्रिफ्लिक एसिड और H2O से आपको मिलेगा H3O+। ठीक है, हाइड्रोनियम। यही आप एल्कोहल भी सोच सकते हैं, ROH, एंड यू विल गेट ROH2+। ये भी एक ऑक्सोनियम आयन है। अगर ROH2+ का देखा जाए तो इसका pK वैल्यू होगा -2.2। अब क्योंकि ये कॉन्जुगेट एसिड, देखिए ये वैल्यूज किस में है, निगेटिव में। कॉन्जुगेट एसिड का pK निगेटिव, यानी कॉन्जुगेट एसिड कैसा है, स्ट्रॉन्ग। और कॉन्जुगेट एसिड स्ट्रॉन्ग है और इसीलिए जो लिविंग ग्रुप है वो वीक बेस है और इसीलिए बढ़िया लिविंग ग्रुप है। तो हम लोग लिखा जाए कॉन्जुगेट एसिड इज स्ट्रॉन्ग। ठीक है, कैसे पता मुझे, निगेटिव pK वैल्यू है इसकी। तो कॉन्जुगेट एसिड इज स्ट्रॉन्ग इंप्लाइज कॉन्जुगेट बेस इज वीक, इंप्लाइज, ठीक है, गुड लिविंग ग्रुप, या इसको हम लोग कह रहे हैं एक्सीलेंट लिविंग ग्रुप। एक्सीलेंट लिविंग ग्रुप है ये। ठीक है, अब हम लोग बात किया जाए लास्ट HF का। HF को देखिए, इसका pK वैल्यू 3.2 है। ठीक है, निगेटिव से जस्ट बाद ये आ रहा है F-, लेकिन इसके बावजूद इज पुअर लिविंग ग्रुप। ठीक है, और ये एक एक्सेप्शन है। ये एक्सेप्शन ध्यान रखिएगा कि F- इज पुअर लिविंग ग्रुप। ये सिर्फ इकलौता जगह है जहां आपको दिखाई देगा कि बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर लिविंग ग्रुप एबिलिटी के से थोड़ा अलग है। ठीक है, कैसे दिखाई देगा, देखिए अब हम HF से भी कमजोर एसिड लेने जा रहे हैं, कॉन्जुगेट एसिड। फॉर एग्जांपल लेट अस टेक, ठीक है, एसीटेट। एसीटेट आयन एज लिविंग ग्रुप। कॉन्जुगेट एसिड क्या हो जाएगा, एसिटिक एसिड विथ pK 4.8। या अगर हम NH3 को, ठीक है, ले लें लिविंग ग्रुप की तरह, ठीक है, या आप RNH2 को भी ले सकते हैं लिविंग ग्रुप की तरह। इस केस में क्या होगा, आपका कॉन्जुगेट एसिड क्या हो जाएगा, RNH3+। ठीक है, तो अगर आप इनकी बात करें तो दे आर ऑल्सो मॉडरेट लिविंग ग्रुप। देखिए HF का pK वैल्यू था 3.2,
HF का pK वैल्यू कितना है 3.2। इसके बावजूद F माइनस इज पुअर लिविंग ग्रुप, ये एक्सेप्शन है, जबकि इससे कमजोर एसिड हैं अमीन्स, ठीक है, सॉरी इससे कमजोर एसिड है अमोनियम सॉल्ट, ठीक है, या एसिटिक एसिड, और ये मॉडरेट लिविंग ग्रुप है, ठीक है। अगला देखा जाए, हम लोग लिविंग ग्रुप एबिलिटी बात करेंगे OH माइनस और RO माइनस का। कॉन्जुगेट एसिड आपको क्या दिखाई देगा, वाटर और अल्कोहल विथ पीके वैल्यू 15.7 और अल्कोहल का होगा 16 to 18, एंड दीज आर पुअर लिविंग ग्रुप। यानी आपको दिखाई देगा कि ये पुअर लिविंग ग्रुप है और उधर F माइनस पुअर लिविंग ग्रुप था, तो OH माइनस RO माइनस, ठीक है, और F माइनस ये पुअर लिविंग ग्रुप है। पुअर लिविंग ग्रुप का मतलब क्या है, मतलब ये है कि ये कभी भी लिविंग ग्रुप की तरह बाहर निकलेंगे नहीं, बाहर नहीं निकलेंगे। तो आप ध्यान दीजिए, OH माइनस एक खराब लिविंग ग्रुप है या RO माइनस एक खराब लिविंग ग्रुप है, ठीक है, जबकि H2O या ROH दीज आर एक्सीलेंट लिविंग ग्रुप, ठीक है। फिर से सुनिए, OH माइनस जो था वो एक खराब लिविंग ग्रुप है, बाहर नहीं निकलेगा। इसी तरह RO माइनस खराब लिविंग ग्रुप है, बाहर नहीं निकलेगा। लेकिन H2O और ROH ये अच्छे लिविंग ग्रुप हैं। इसका मतलब अगर कभी भी मुझे बाहर निकालना है, ठीक है, RO माइनस को या OH माइनस को, तो वो एज इट इज नहीं निकलेंगे, हमको उनको प्रोटोनेट करना पड़ेगा ताकि हम कन्वर्ट कर पाए, ठीक है। OH माइनस को कन्वर्ट करना पड़ेगा मुझे H2O में, RO माइनस को ROH में, ठीक है। ये पुअर लिविंग ग्रुप को मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा एक्सीलेंट लिविंग ग्रुप में रिएक्शन के दौरान। अगर मैं चाहता हूं कि ये ग्रुप्स बाहर निकलें तो ये कभी भी OH माइनस RO माइनस की तरह नहीं निकलेंगे, इनको कन्वर्ट कर दिया जाए अगर, ताकि मुझे लिविंग ग्रुप मिल जाए H2O और ROH, तो बात बन जाएगी, ठीक है। इसका हम आगे बहुत यूज करेंगे जब हम रिएक्शन पढ़ रहे होंगे अल्कोहल का, ठीक है, खासकर इस पॉइंट का कि OH माइनस कभी भी बाहर नहीं निकलेगा, उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, H2O में, ठीक है। आगे चला जाए, अभी तक हम बात कर रहे थे पुअर लिविंग ग्रुप की, अब हम लोग बात करने जा रहे हैं वर्स्ट लिविंग ग्रुप की। वर्स्ट लिविंग ग्रुप यानी चाहे कुछ हो जाए ये कभी नहीं निकलते। क्यों नहीं निकलते देखा जाए, NH2 माइनस कभी भी बाहर नहीं निकलेगा, H माइनस या, ठीक है, कोई भी एल्काइल ग्रुप जो है वो निगेटिव चार्ज के साथ रिएक्शन में बाहर नहीं निकलेगा। वजह क्या है, इनका जो कॉन्जुगेट एसिड है उसको देखिए, कॉन्जुगेट एसिड अमोनिया, हाइड्रोजन और एल्केन, पीके वैल्यू 38, 42 और 50 से 60 के करीब, ठीक है, एल्केन का। ये लोग कभी भी बाहर नहीं निकलेंगे क्योंकि कॉन्जुगेट एसिड इज वेरी वीक, implies conjugate base is very strong, implies leaving group ability is worst। अगर लिविंग ग्रुप एबिलिटी इनकी वर्स्ट है लेकिन फिर भी आप सोच रहे हो कि कुछ तो करें, रिएक्शन कराएं, तो इस केस में ध्यान रखिएगा, ये जो आप सोच रहे हैं कहीं आपको अमोनिया और अमोनिया से ज्यादा जरूरत पड़ेगा आपको RNH2 का। अगर आप कहीं भी सोच रहे हो कि आप RNH2 का रिएक्शन कराओ और उसमें ये नाइट्रोजन हटाना है, तो ध्यान रखिएगा ये कभी भी NH2 माइनस की तरह तो निकलने से रहा, आपको इसको कन्वर्ट करना होगा इस नाइट्रोजन को किसी बढ़िया लिविंग ग्रुप में, और बढ़िया लिविंग ग्रुप कौन होगा, इट विल बी N2। N2 याद करिए ये सबसे बढ़िया लिविंग ग्रुप है, ठीक है। अगर आपको कोई भी अमीन का रिएक्शन दिखाई दे रहा है जिसमें रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जाते समय, रिएक्टेंट में तो आपको अमीन मिला है लेकिन प्रोडक्ट में आपको नाइट्रोजन नहीं दिख रहा है, यानी नाइट्रोजन बाहर निकला है, ज्यादातर ऐसे केस होंगे जिसमें आपने कन्वर्ट कर दिया होगा नाइट्रोजन को N2 में और ये N2 की तरह लीव किया होगा, ठीक है। इस पे हम लोग आगे और डिस्कशन करेंगे जब हम लोग अमीन्स चैप्टर पढ़ेंगे तब, ठीक है। For now this is all, with this we end, thank you।